हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी के परीक्षाओं जैसे सीडीपीओ, बीएसएससी और बिहार एसआई के साथ साथ ऑडिटर एओ और एलडीसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बिहार सामान्य ज्ञान के एमसीक्यू सीरीज को लाया गया है। ठीक है, और इस एमसीक्यू सीरीज के अंतर्गत बिहार के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अब तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जिसे पूछे जाने की संभावनाएं हैं, उन सब के बारे में हम लोग पूरे विस्तार से जानेंगे और एमसीक्यूज के रूप में सभी प्रश्नों को देखेंगे। मुख्य रूप से ये क्राउन बिहार जीके और लुसेंट बिहार जीके से प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये पहला ही सीरीज का पहला ही वीडियो है। इसके आगे भी लगातार वीडियो आएंगे और ऐसे प्रश्नों का कलेक्शन है जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, सबसे पहला जो प्रश्न है वो है कि बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है, मतलब बिहार का वैसा साहित्यिक स्रोत बताना है जो सबसे प्राचीन है। तो आपके पास ऑप्शन जो है वो देख रहे हैं, अथर्ववेद, आरण्यक, उपनिषद और ऋग्वेद है। तो इसमें बिहार का सबसे प्राचीन जो साहित्यिक स्रोत है वो है अथर्ववेद। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। दूसरा जो प्रश्न है वो है कि प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है। तो पाटलिपुत्र जो है पटना का जो जिसे हम लोग कहते हैं, उसके बारे में जो प्राचीन स्रोत है जानने का वो है भग्नावशेष। ठीक है, यात्रा वृत्तांत, ये भी सही है, और धार्मिक ग्रंथ। मतलब इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लिया आप। तीसरा प्रश्न है कि बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की भाषा क्या है। मतलब बिहार से जितने भी मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसे किस भाषा में लिखा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आप बताएंगे। और ये संस्कृत, पाली, प्रकृति और उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों प्रकृत भाषा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चौथा प्रश्न है बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख निम्न में से किस स्थान से प्राप्त नहीं हुए हैं। मौर्यकालीन अभिलेख निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। पाटलिपुत्रा से मौर्यकालीन अभिलेख नहीं प्राप्त हुए हैं, वहां से भग्नावशेष जरूर प्राप्त हुए हैं, लेकिन वहां से पाटलिपुत्र से कोई अभिलेख नहीं प्राप्त हुए हैं। यहाँ से स्थापत्य से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण चीजें मिली है पाटलिपुत्रा से, लेकिन अभिलेख वहां से नहीं मिला है। तो ऑप्शन इसका सी जो बी जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है बिहार में मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं। तो बिहार के जो मौर्यकालीन स्थापत्य कला है उसके साक्ष्य राजगीर से भी मिले हैं, पाटलिपुत्रा से भी मिले हैं और बरार से भी मिले हैं। मतलब ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, छठा प्रश्न है इनमें से कौन बिहार आने वाले चीनी यात्री हैं। तो आप लोग जानते हैं कि फायान बिहार आए थे, ह्वेनसांग भी बिहार आए थे, इत्सिंग के बारे में कंफ्यूजन है, लेकिन इत्सी भी बिहार आए थे। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। क्योंकि इत्सिंग आप लोग को कंफ्यूजन पैदा करेंगे, इसीलिए आप जान लीजिए कि इत्सिंग जो थे वो भी बिहार आए थे। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी सभी सही जवाब हो जाएंगे। सातवां प्रश्न है इनमें से कौन मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री है। मतलब आपसे पूछा जा रहा है प्रथम विदेशी यात्री जो मुगल काल के समय में कहाँ आए थे, बिहार की यात्रा पर आए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मुल्ला तकिया। ठीक है, मुल्ला तकिया जो है वो बिहार आने वाले प्रथम विदेशी यात्री जो थे जो मुगल काल में आए थे। ठीक है, मुगल काल में आने वाले हैं। नालंदा स्थित बड़ा गांव, ठीक है, नालंदा स्थित बड़ा गांव जिसे जहां से क्या मिले हैं, नालंदा महाविहार के अवशेष मिले हैं, का पता किसने लगाया। दोस्तों इसे ध्यान रखेंगे कि बिहार में जितने भी पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, ऐतिहासिक पुरातात्विक साक्ष्य जो भी मिले हैं इतिहास से जुड़े हुए, उसके खुदाई का कार्य जो है वो कनिंघम के देखरेख में हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कनिंघम। ठीक है, कनिंघम ही है जो इस स्थापत्य कला से जुड़े सभी स्थलों का पता लगाए हैं। तो जितने भी बिहार में खुदाई हुए हैं, चाहे वो वैशाली में हुए हों, चिरांद में हुए हों, सारण में हुए हों, सब कनिंघम के देखरेख में ही प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या है। ठीक है, आप जानते हैं कि मौर्य जो अभिलेख हैं वो कई सारे लिपि में मिले हैं। खरष्टी लिपि में भी मौर्य अभिलेख मिले हैं, अरमाइक में भी लिखे हैं, ग्रीक में भी मिले हैं, और एक है ब्राही।
ब्राह्मी लिपि में भी मिले हैं। तो बिहार से जो मिले हैं वो मुख्य रूप से ब्राह्मी लिपि से जुड़ा हुआ अभिलेख मिला है बिहार से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार से अगर पूछा जाए तो ब्राह्मी लिपि याद रखेंगे, ब्राह्मी लिपि ही बिहार से मिले हैं मौर्यकालीन अभिलेख। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी 2 भाषाओं में लिखित मध्यकालीन शासक कौन सा है। मतलब बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है। मतलब 2 भाषाओं में लिखे गए अभिलेख पहला बताना है जो किसी मध्यकालीन शासक से जुड़ा हुआ है। वो किस मध्यकालीन शासक से जुड़ा हुआ है दोस्तों, इसका संबंध है शेरशाह सूरी से। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। द्विभाषी अभिलेख मध्यकालीन शासक कौन थे, शेरशाह के समय ये प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपदों का वर्णन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ किया गया है, ये अंगुत्तर निकाय में किया गया है। ठीक है, अंगुत्तर निकाय में किया गया है। और 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद जो है वर्तमान जो बिहार है उसके क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो आप लोग को ये याद होगा और जानते भी होंगे 3। ठीक है, 3 ऐसे महाजनपद है जो वर्तमान बिहार में पाए जाते हैं। और वो कौन कौन से हैं, तो याद रखने के लिए MBA याद रखेंगे, मगध, बज्जी और अंग। ठीक है, और अगर आपको इसकी राजधानी याद रखना है तो MBA करके उन्होंने क्या किया, RBC को बढ़ा दिया। ठीक है, तो R से हो गया, आप जानते हैं राजगिरी, और बज्जी की वैशाली, वैशाली ऐसे भी से होता है लेकिन यहाँ इसलिए कि RBC याद रहेगा, रेड ब्लड कॉर्पोरेशन होता है कपल्स। और एस जो अंग जो है उसकी राजधानी कहाँ है, चंपा। ठीक है, तो ये आप अच्छी तरह समझ गए। अब है 12वां प्रश्न, कौन सा महाजनपद बिहार क्षेत्र में स्थित नहीं थे। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित नहीं है। तो अभी हमने बताया फॉर्मूला, ट्रिक, ये है MBA। तो मगध, बज्जी और अंग को छोड़ दीजिए, तो मगध, बज्जी और अंग को छोड़ दीजिए, तो वत्स जो है वो बिहार में स्थित नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, 13वां प्रश्न है, अंग महाजनपद बिहार के किस क्षेत्र में पाए गए हैं। तो अंग का जो क्षेत्र था दोस्तों वो था भागलपुर मुंगेर के क्षेत्र को हम लोग अंग महाजनपद प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भागलपुर। ठीक है, पटना गया का जो क्षेत्र है, ठीक है, पटना गया का जो क्षेत्र है वो मगध क्षेत्र में आता है, मगध जनपद में आता था। और मुजफ्फरपुर वैशाली का जो क्षेत्र है वो बज्जी, ठीक है, बज्जी महाजनपद के अंतर्गत आता था। और भागलपुर आप समझ गए, नालंदा गया ये सब आ जाता है मगध के अंतर्गत। ठीक है, तो ये समझ गए आप अच्छी तरह। अब है मगध जनपद की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। तो मगध की राजधानी 2 हुआ है। ठीक है, एक पाटलिपुत्रा भी उसकी राजधानी थी, लेकिन प्रारंभ में इसकी राजधानी जो थी वो थी राजगिरी या गिरिब्रज। ठीक है, राजगिरी या गिरिब्रज। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये सभी प्रश्न BPSC के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मगध जनपद का प्रारंभिक राजधानी कहाँ है, गिरिब्रज या राजगिरी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 15वां, कौन से महाजनपद में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। गणतंत्रात्मक, विश्व का सबसे पहला गणतंत्र जो था वो बिहार में ही था, और वो गणतंत्र था बज्जी महाजनपद। कौन सा था, बज्जी, गणराज्य के नाम से जाना जाता है बज्जी। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। भगवान महावीर या महावीर स्वामी का जन्म कब और कहां हुआ। तो कब और कहां हुआ ये सभी लोग को जनरली याद रहता है, लेकिन कब हुआ यही लोग मिस्टेक कर जाते हैं। तो कहां हुआ, कुंडग्राम में हुआ। ठीक है, अच्छी तरह जानते हैं कि कुंडग्राम में हुआ। तो कुंडग्राम वाला 2 ऑप्शन है। अब ये 540 ईस्वी पूर्व में हुआ या 563 ईस्वी पूर्व में हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में है। ठीक है, ये वैशाली के निकट कुंडग्राम है, यहीं पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अभी इस जगह पे कुंडग्राम में काफी भव्य मंदिर बनाया गया है, जैन मंदिर। ठीक है, कभी मौका मिले तो वहां जाकर आप लोग जरूर विजिट कीजिएगा। नेक्स्ट है 17वां प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को निर्वाण कब और कहां प्राप्त हुआ। फिर वही प्रश्न आ गया, मतलब कितने वर्ष की आयु में उनको निर्वाण प्राप्त हुआ और कहां प्राप्त हुआ। तो निर्वाण उनको कहां प्राप्त हुआ ये सभी को याद रहता है। ठीक है, कहां प्राप्त हुआ, पावापुरी। तो पावापुरी 3 ऑप्शन है। अब कब, कितने वर्ष की आयु में प्राप्त हुआ, तो आप लोग को मालूम है कि 42 वर्ष की आयु में उनको क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 30 वर्ष की आयु में वो घर से
छोड़ दिए थे, ठीक है, और 72 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार से अगर ये आपको कालक्रम याद है तो आप अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को कैवल कहाँ प्राप्त हुआ? कैवल का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है, और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ है ये बताना है। तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ है ये स्पष्ट हो गया, जिम्भिक ग्राम में हुआ है। तो 42 वर्ष की आयु में, मतलब 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, अर्थात 42 वर्ष की आयु में जिम्भिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे, ठीक है, साल वृक्ष के नीचे इनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे कि किस नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है, वर्तमान में ये कहाँ है? अगर ये जान सके तो अच्छा बात है, नहीं तो ये तो जरूर बताएंगे कि किस नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए 18वां प्रश्न। 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ये 19वां प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? ठीक है, अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अंतिम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? जहाँ इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, अर्थात पावापुरी में, ठीक है। और ये पावापुरी वर्तमान में कहाँ है आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है ना, किस जिले में है पावापुरी ये आपको बता भी सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएंगे कि पावापुरी किस जिले में है वर्तमान में। तो पावापुरी में इनको क्या हुआ था? निर्वाण की प्राप्ति हुई थी और ये पावापुरी में ही अंतिम उपदेश इन्होंने दिया था। नेक्स्ट है, जैन संगति किसकी अध्यक्षता में हुआ था? प्रथम जैन संगति पूछा जा रहा है। तो आप लोग को मालूम है कि प्रथम जैन संगति जो है वो कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है, पटना में हुआ था। और उस समय जो थे शासक जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। और ये भद्रबाहु और स्थूलभद्र उस समय बहुत बड़े जैनी थे, तो इन्हीं दोनों के देख रेख में हुआ। तो अध्यक्ष के रूप में किसे रखा गया? स्थूलभद्र को, और उपाध्यक्ष के रूप में भद्रबाहु को रखा गया। मतलब किसकी अध्यक्षता में हुआ? स्थूलभद्र के अध्यक्षता में हुआ। और इसी समय जैन धर्म का विभाजन भी हो जाता है, ठीक है, जैन धर्म का विभाजन भी हो जाता है, ठीक है, विभाजन तो पहले ही हो जाता है। और दूसरा जो है देवर्धि क्षमा श्रवण के अध्यक्षता में दूसरा जैन संगति हुआ था गुजरात के वल्लभी में, ठीक है। तो ये समझ गए आप लोग अच्छी तरह। 20वां प्रश्न। अब हम लोग 21वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ और किसके शासन काल में हुआ था? तो अभी मैंने पिछले प्रश्न में इस प्रश्न का जवाब दे दिया है, ठीक है। तो प्रथम जैन संगति का आयोजन जो है वो पाटलिपुत्रा में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे, ठीक है। 22वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध गृह त्याग के पश्चात सर्वप्रथम कहाँ गए? ऐसा नहीं है कि उन्होंने डायरेक्ट जो है वो बोधगया पहुंच गए और वहीं पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो डेफिनेट रूप से बोधगया नहीं होगा। सबसे पहले इन्होंने कहाँ गया? वैशाली गए और वैशाली में उन्होंने अलार कलाम से शिक्षा ग्रहण की, ठीक है। अलार कलाम से शिक्षा ग्रहण करने के बाद तब वो आगे बढ़े और बोधगया में इनको फल्गु नदी के किनारे, जो निरंजना नदी है उनके किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ठीक है। प्रथम उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ में दिए, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला है कि गौतम बुद्ध के शिक्षाओं का संकलन सुत्त और विनय पिटक के रूप में किस बौद्ध संगति में हुआ? मतलब गौतम बुद्ध जो शिक्षाएं दिए थे उनका किताबी रूप में संकलन किया गया, किस बौद्ध संगति में किया गया वो बताना है। तो सुत्त पिटक और विनय पिटक का जो संगति है वो विनय पिटक जो है, इन दोनों का संकलन जो है वो प्रथम बौद्ध संगति में ही हो गया था। तो ये हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, बौद्ध धर्म का विभाजन स्थविर और महासंघिक के रूप में किस बौद्ध संगति में हुआ है? एक्चुअली क्या है, ये आंतरिक रूप से विभाजन था, पूर्ण रूप से विभाजन नहीं था। तो स्थविर और महासंघिक का विभाजन जो है वो द्वितीय बौद्ध संगति में हो गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 25वां प्रश्न है और ये है 25वां प्रश्न सेव नहीं हो पाया है। तो 26वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी? ठीक है, पावापुरी महाजनपद युग में किसकी राजधानी थी? तो दोस्तों पावापुरी राजधानी थी मल्लों की, ठीक है, मल्ल की राजधानी थी पावापुरी। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
27वां प्रश्न है प्रसिद्ध बौद्ध शरीपुत्र, ठीक है, प्रसिद्ध बौद्ध शरीपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था। शरीपुत्र जो थे वो प्रसिद्ध बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, बौद्ध अनुयायी थे, और इनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, वो नालंदा जिले में हुआ था, ठीक है, नालंदा जिले में इनका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 28वां प्रश्न है बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आदि मानव के निवास का, तो बिहार में आदि मानव के निवास का प्रारंभिक साक्ष्य, ठीक है, प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये बताना है। तो आदि मानव के निवास का प्रारंभिक साक्ष्य जो है वो बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए हैं, वो नालंदा और मुंगेर के क्षेत्र से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, नालंदा और मुंगेर के क्षेत्र से। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 29वां प्रश्न है बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग, प्रस्तर मतलब कांस्य युग के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो मध्यवर्ती कांस्य युग के साक्ष्य जो है बिहार में कहाँ से मिले हैं, ये मिले हैं मुंगेर से। कहाँ से मिले हैं, मुंगेर से मिले हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 30वां प्रश्न है पहला मुगल शासक कौन था जिसका अभिलेख बिहार से मिला है। तो पहला मुगल शासक जिसका अभिलेख बिहार से मिला है वो थे अकबर, ठीक है, पहला मुगल शासक थे जिनका अभिलेख बिहार से मिला है। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन सा ग्रंथ जो है वो प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में महत्वपूर्ण स्रोत है, इतिहास की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। तो बौद्ध धार्मिक साहित्य है और प्राचीन इतिहास के बारे में ये जानकारी देता है। तो ये कौन सा है, तो ये है दोस्तों दिग्घ निकाय। कौन सा है, दिग्घ निकाय। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने बिहार से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिया है। इस प्रश्न का आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आप क्या करेंगे कि जीएस आज तक के नाम से आप टेलीग्राम ग्रुप है, चैट ग्रुप है, वहाँ ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेट रूप से हमें कमेंट में बताएंगे कि इसे कंटिन्यू रखा जाए। और लगभग मैं आप पूरे उम्मीद लगा कर रखा हूँ, मतलब पूरे टारगेट है मेरा कि 2000 से अधिक प्रश्न आप लोगों को बिहार से करवा दूंगा, ताकि कोई भी एग्जाम बिहार का हो उसमें बिहार से प्रश्न आपका नहीं छूटे। मतलब 15 से 20 प्रश्न जो बिहार से पूछे जाते हैं वो आपका सिक्योर हो जाएगा। तो डेफिनेट रूप से हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि इसे आगे जारी रखें और लगातार लाया जाए वीडियो, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें बिहार से जुड़ा हुआ प्रश्न सॉल्व करने में और देखने में काफ़ी परेशानियों का सामना न करना पड़े और उन्हें आसानी से मिल जाए। तो इस प्रकार से अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ साथ फिर मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही।